हेलो बच्चों, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान का पहला भाग यानी पहली इकाई है इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर है भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। भारत और आधुनिक विश्व का एक परिचय। कक्षाओं में आप भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके होंगे। आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ 18वीं सदी से माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर दर्शाने वाले कुछ कारणों को आप जानते हैं, परंतु हमारे इतिहास के मध्यकाल तथा आधुनिक काल में अधिक बुनियादी अंतर है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए पुरातत्वविदों द्वारा खोज निकाले गए जो अवशेष तथा पत्थरों पर उकेरे गए अभिलेख एवं पुस्तकें, दस्तावेज आदि सहायक होते हैं। यानी इतिहास को जानने के लिए, मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए, यानी पत्थरों पर लिखे गए जो अभिलेख थे, पुस्तक थे और दस्तावेज, ये हमें इतिहास जानने के स्रोत हैं। आधुनिक काल के इतिहास लिखने के लिए हमें पर्याप्त स्रोत सामग्री मिलती है। इस स्रोत सामग्री को बहुत कम क्षति पहुंची है, यानी वो स्रोत सामग्री जो हैं बहुत कम उनका नुकसान हुआ है। सरकारी कामकाज से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और किताबें अभिलेखागारों में सुरक्षित रखी गई हैं। छापे की कला के विकास के साथ पुस्तकें लिखना सरल हो गया, आसान हो गया। जब से छपाई वाला काम शुरू हो गया तब से पुस्तकें लिखना आसान हो गया। अनेक पुस्तकें पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। आज भी ऐसे अनेक लोग जीवित हैं जिन्होंने आधुनिक काल में हमारे देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद की। ऐसे अनेक व्यक्ति आज भी जीवित हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उनमें हम इस आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उन किताबों के द्वारा भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक इतिहास को जानने के लिए हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की अपेक्षा हमारे पास अधिक सामग्री उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं हमारी सरकार स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वालों को पेंशन देती है और पेंशन भी दिया जा रहा है। 18वीं सदी के आरंभ में भारत अनेक टुकड़ों में बंट गया था। भारत के कई भाग बन गए थे। प्रशासन कमजोर था, जनजीवन तथा संपत्ति असुरक्षित थी। यूरोपीय व्यापारियों ने भारत की इस स्थिति का लाभ उठाया और व्यापार के साथ साथ भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया। उनमें से जो सौदागर इंग्लैंड से आए वे हमारे देश के मालिक बन गए। हमारे देश में वो आए व्यापार करने के लिए, लेकिन वो अपना हक जमा लिए, मालिक बन गए। अगले 200 सालों तक भारत गुलाम था। किसके गुलाम? अंग्रेज़ों के गुलाम था। गुलामी के यही काल में भारत की जनता की जागृति का भी काल था। इस काल में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता एकजुट हो गई। सभी संप्रदायों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और भारतीय जनता ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने देश के पुनः निर्माण का कार्य आरंभ किया। आधुनिक युग के विश्व में हुए मुख्य परिवर्तनों में सहायक कारण क्या थे? पहला कारण था नवजागरण। मानव सदैव से ही अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उत्सुक रहा है। मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने और अज्ञात देशों
को खोजने की नई प्रेरणाएं ऐसे आंदोलन से मिली जिसका जन्म मध्य युग में इटली यानी जो यूरोप में हुआ था, जिसे नव जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन में लोगों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इसने लोगों की स्वतंत्र चिंतन एवं निसंकोच प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। लोगों को इस प्रवृत्ति ने कई यूरोपवासियों को निरंकुश शासकों और रोमन कैथोलिक चर्च की अंधविश्वास पर भी आधारित प्रथाओं का विद्रोह करने के लिए उकसाया। व्यापार संबंधों एवं अन्य संपर्कों के माध्यम से इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में भी प्रचार प्रसार हुआ। मध्यकाल के उत्तरार्ध में व्यापार में वृद्धि के कारण यूरोप के अनेक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में खुला वातावरण इसलिए था क्योंकि नगरों में अधिक समृद्ध एवं कलाकार लोग रहने लगे। व्यापारियों को सरकार से उच्च पद प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार सरकार और आम लोगों के बीच एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ। नव जागरण का युग सामुद्रिक खोजों का भी युग था, जिसमें एशिया के देशों में पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्गों का भी खोज हुआ। ऐसे अनेक देशों का भी खोज हुआ जिन्होंने यूरोपवासी पहले से नहीं जानते थे। यूरोपवासियों ने अपने व्यापारी बंदरगाह और उपनिवेश का भी स्थापना किया। यूरोप के कुछ देशों के लोग अमेरिका पहुंचकर वहां अनेक क्षेत्रों में आबाद हो गए। इस सारे विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया। फिर आधुनिक युग में विश्व में मुख्य परिवर्तन में सहायक कारण दूसरा है पूंजीवाद का जन्म। जब यूरोप में सामंतवाद के स्थान पर एक नई आर्थिक व्यवस्था यानी पूंजीवाद का जब उदय हुआ, तो इस आर्थिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपतियों और श्रमिक के दो नए वर्गों का भी उदय हुआ। पूंजीपति क्या करते थे? पूंजीपति उन कारखानों के मालिक थे जो विभिन्न प्रकार की मशीनों से चलते थे तथा जिनमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता था। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ पूंजीपतियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाता था। न्यूनतम मतलब कम। पहले श्रमिक अपने घरों में छोटे छोटे पुर्जों की सहायता से ही वस्त्र बनाते थे, परंतु अब ये श्रमिक कारखानों में काम करने लगे। इस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन के तरीकों में बदलाव को औद्योगिक क्रांति कहा गया। इस क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। आगे जाकर बिजली तथा धमन घट्टी जैसे आविष्कारों ने और लोहे की ढलाई तथा बेलनी के नए साधनों ने औद्योगिक विकास में सहयोग दिया। क्या आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति को उपनिवेशवाद का मुख्य कारण माना जाता है? अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, जैसा कि चित्र में दिया है, 18वीं शताब्दी या सदी के अंतिम दशकों में दो और क्रांतियां हुई, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति क्या है। अमेरिकी क्रांति उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड से आए अनेक लोग बस गए थे, परंतु उन्हें वे अधिकार नहीं दिए गए जो इंग्लैंड में बसे हुए अंग्रेज़ों को मिले हुए थे। इंग्लैंड सरकार ने इन क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लिया था। उत्तरी अमेरिका में बसे हुए लोग इंग्लैंड की सरकार के अधीन थे। अंग्रेजी सरकार उनसे कर वसूल करती थी। कर मतलब जिसको आज हम बोल अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं।